हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे RO 2021 से लेके 2013 तक जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं प्री के, वो पढ़ाए जा रहे हैं। अभी RO 2021 GS पेपर पढ़ा दिया गया है और हिंदी 2021 RO 2016 RO 2017 RO हिंदी पढ़ा दिया गया है और GS 2021 पढ़ा दिया गया। इसी क्रम में आज GS RO 2016 पढ़ाया जा रहा है, री एग्ज़ाम जो हुआ था। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें RO 2016 री एग्ज़ाम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने किया था। देखते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। यह शिहाबुद्दीन उमर की हत्या किया था, जो सल्तनत काल का खिलजी वंश का शासक। यह शिहाबुद्दीन उमर की हत्या किया था, जो सल्तनत काल का ऐसा करने वाला एकमात्र शासक था। मुबारक खिलजी की उपाधियाँ अल इमाम, ये ध्यान दें, पूछ लेता है कि ये उपाधियाँ किसकी हैं, तो इस पर ध्यान देने वाली बात है। उपाधियाँ अल इमाम, अल उमाम, खिलाफल उल ला, खलीफुल्ला थी। इसका कार्यकाल 1316 से लेकर 1320 तक रहा। इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। ये इम्पोर्टेंट है, किसको पसंद थी? तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को पसंद थी। देखते हैं। थी इस कारण वह कभी कभी दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर आ जाता था। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया बाजार नियंत्रण को समाप्त कर दिया था। आगे देखें। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं। पहला क्या है? कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? चंदेरी का युद्ध। फिर आएगा कन्नौज का युद्ध, तब चौसा का युद्ध, तब तालीकोटा का युद्ध। देखते हैं काल। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, तालीकोटा का युद्ध 1565। चंदेरी का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था, चौसा हुमायूं और शेरशाह सूरी, कन्नौज का युद्ध हुमायूं शेरशाह सूरी। तो युद्ध का जो क्रम है, एक शताब्दी का हम उठाएं और उसमें से जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का है तो उसका, और जो मिडिवल का है तो उसका सारी युद्ध एक साल के, जैसे अगर हमारा 16 शताब्दी से लेके 17वीं का है, या 11 से लेके 1101 से लेके 1200 तक का, ऐसे 100 साल में जितने भी युद्ध लड़ेगा इंपॉर्टेंट, उसको कैटेगराइज करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं मिलाने वाले वो गलत ना हो। तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन बी सही है। देखिए यहाँ पे कन्नौज का युद्ध, और नहीं, चंदेरी का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। कन्नौज, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और तब तालीकोटा का युद्ध। आगे देखें। तीसरा क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन देखते हैं। इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, तारदी बेग, महमूद लोदी। तो ऑप्शन सी सही है इसका। नहीं, हाँ, ऑप्शन बी सही है, हकीम सूर था। ऑप्शन बी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा, कभी भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसका ऑप्शन और व्याख्या जरूर पढ़ें। अगर अगली साल उस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाएगा तो हो सकता है उसकी व्याख्या से कोई भी क्वेश्चन उठा ले, तो क्वेश्चन के साथ में उसकी व्याख्या जरूर पढ़ें। 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खानसूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा ने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। आगे देखिए। रस्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? देखें,
रामायण, महाभारत, महाभाष्य, महाभारत, अष्टाध्यायी, तो किसका है? महाभारत का है। आगे देखिए, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लें। अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। कौन सा? बदायूनी ने किया था। बदायूनी। नकीब खान था फैज़ी के सम्मिलित प्रयासों के साथ हुआ था। बदायूनी नकीब का था फैज़ी, उसे मोस्टली बदायूनी ही पूछ लेता है। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? देखें, 1. बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। 2. अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में ना तो 1 ना तो 2। तो कौन सा सी सही है? मतलब 1 भी सही है और 2 भी सही। फिर से क्वेश्चन को हम दोहरा लेते हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना बिल्कुल सही है, और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति थी। आगे देखें, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलताओं के कारणों में अंग्रेजों को बंगाल की विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना तथा अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत का होना प्रमुख था। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसियों की असफलता में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध ने भी प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था, क्योंकि इस युद्ध में समय फ्रांस की नौसेना शक्ति का ह्रास हो गया था। आगे देखें, ये सूची 1 में विद्रोह दिया गया है और इस साल दिया गया, किस साल हुआ था, तो इसको देखते चले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्रोह, रंपा विद्रोह ये दिया हुआ, पाबना विद्रोह ये दिया हुआ 1779 से 1780, बंगाल नील विद्रोह 1860 से 1863, जयंतिया विद्रोह 1873 से 1876। देखते हैं ऑप्शन कौन सही। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं, रंपा विद्रोह 1879 से 1879 से 1880, पाबना किसान विद्रोह 1873 से 1876, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 1860 और जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863। तो ऑप्शन कौन सा सही? बी सही है। आगे देखें, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा युवाओं को बहादुरी और स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु सक्षम बनाने के लिए लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। मतलब जब पहली क्रांति हुई थी भारत की, तब हुआ था इनका जन्म। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य उपनाम से भी जाने जाते थे। तिलक के प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्गुसन कॉलेज की स्थापना हुई। तिलक ने अपने जनता को जागृत करने के लिए केसरी, मराठी दैनिक और मराठा अंग्रेजी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये कभी कभी पूछ लेता है, छोटी छोटी, इसलिए व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बताते चलते, तिलक ने जनमत संग्रह जागृत करने के लिए केसरी जो था मराठी में था, ध्यान दें। अब मराठा जो था वो अंग्रेजी में था। ऐसा ना कर दे क्वेश्चन में कि मराठी कर दे और केसरी को किसी और भाषा में कर दे। तो केसरी मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में साप्ताहिक समाचार पत्र था। देखिए, प्रकाशन आरंभ किया गया था। तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए गीता का टीका रहस्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए व्याख्या कि तिलक ने मांडले जेल में ही लिखा था गीता का टीका, गीता रहस्य लिखा था। तिलक ने जनता को संगठित करने के लिए धार्मिक मनोभाव उभारने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य उन्होंने गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। उन्होंने मोहल्ला विरोधी समितियां और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। अब ये जो दिया हुआ प्रयास के लिए गणपति 1894 में, जो बाद में चल के एक संस्था का नाम हो गया था अभिनव भारत। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है सूची, ये बुक है, नहीं ये संस्था है और ये संस्था को बनाने वाले। इंडियन एसोसिएशन आनंद चार्लो, पूना सार्वजनिक सभा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन महादेव गोविंद रनाडे, मद्रास महाजन सभा फिरोज शाह मेहता। देखते हैं व्याख्या इसकी, यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लो। तो ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन ए सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1।
ए का 2, ए का 2, बी का 4, बी का 3 नहीं बी का 3 और सी का 4 और डी का 1। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो। आगे, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ज्योतिबा फूले। ये सही नहीं है। आगे देखें, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल आलकाट। यूनाइटेड इंडिया पैट्रिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। बी नहीं सही होगा। हाँ, बी नहीं सही, इसे अम्बेडकर जी ने किया था। आगे देखें, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत हितकारी सभा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल आलकाट। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। आगे देखें, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? कोलिन क्लार्क, विलियम विल्सन हंटर, चार्ल्स इलियट, विलियम डिगली। तो कौन थे? बी ऑप्शन सही है, विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर उच्च कोटि के शिक्षाविद, ग्रंथकार एवं सांख्यिकीविद थे। उन्होंने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण का प्रबंधन किया और 1875 से 1877 में बंगाल का सांख्यिकी विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। इसके साथ ही उन्होंने 23 खंडों वाली इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया रहा। इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, गठन 1882 से 1883 में किया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े नहीं थे? ऑप्शन ए रशीद अली, ऑप्शन बी शहनवाज खान, ऑप्शन सी PK सहगल, ऑप्शन डी BC दत्त। तो शहनवाज खान और PK सहगल तो ये सबको पता जुड़े थे। अब रशीद खान और BC दत्त में कन्फ्यूजन है। देखते हैं, डी BC दत्त नहीं जुड़े थे। तो ये इसकी व्याख्या है। आगे देखें, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। बी कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो ये विवादित क्वेश्चन था, क्योंकि ये एक अहिंसात्मक आंदोलन नहीं था, ये एक स्वयं स्फूर्त आंदोलन था। और कांग्रेस असंवैधानिक संस्था, इसमें 2 क्वेश्चन एक जैसे थे, इसलिए इसको हटा दिया गया था क्वेश्चन को। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेबल योजना, CR फार्मूला। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आएगा, 8 अगस्त 1940। इसमें 2 सही होगा। और उसके बाद में हमारा एक आएगा, मार्च 1942 क्रिप्स मिशन। अब बेबल योजना 1944 और CR दास फार्मूला 1945। देखते हैं कितना सही आता। दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 2 और 1, मैंने कौन सा बता, 2 अगस्त प्रस्ताव 1940 सही है, 1942। 2 और 1, तो ये क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखते हैं फिर भी कौन सा जाएगा सही। 3 ये सही है, ये सही होना चाहिए। बी अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, CR फार्मूला 1944 और बेबल योजना 1945। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन भी सही है, पहला दूसरा पहला, चौथा तीसरा। आगे देखिए, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती में बहुत काम किया जाना। उपयुक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो किसका? स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। आगे देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पूना भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर। अब देखिए कैसे। क्लाइव का पूना भारत अभियान, ठीक। इलाहाबाद की संधि तो 65 में हुई थी, 65 में। बक्सर का युद्ध 64 में। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर 4-3-2-1 होना चाहिए। निम्नलिखित कूट से सही क्रम का चयन कीजिए। 4-3-2-1, 4-3-2-1।
देखते हैं क्या। बक्सर का युद्ध 1764, क्लाइव का पुना 65, इलाहाबाद की संधि, ये दोनों 65 ही 65 है, ये भी 65, 12-16 अगस्त। वारेन हेस्टिंग्स 1773, 1764, 1765, 65, 73। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इलाहाबाद की संधि 1964, एक्सला चैपल की संधि 1746, ला बुर्दनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1748, डुप्ले की पदच्युत। तो इलाहाबाद संधि जो है 1765 है, ये हमको पता है। देखते हैं ए का 4 कहीं है, ए का 4, कितना आसान क्वेश्चन, भी सही है। एक जिसको भी इलाहाबाद की संधि याद होगा उस क्वेश्चन को कर सकता था, इजी क्वेश्चन था ये। तो इसको देख लेते हैं। इलाहाबाद संधि 1765, एक्सला चैपल का युद्ध 1748, आगे लावर्दनाशे का द्वारा मद्रास का अधिकार 1746, डुप्ले का पदच्युत 1754। आगे देखें। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयनित कीजिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता ये पहले हुआ था, पहले हुआ था, ये दूसरा बाद में हुआ था। देखते हैं कैसे आता है पकड़ में। एक के बाद 2 आना चाहिए, तो 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। देखते हैं, ए सही है। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि 1901 से लेके 1947 तक हमको साल भी याद करना पड़ेगा और महीना भी याद करना पड़ेगा, उसका डेट भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत नियरेस्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित है? सहकारिता आंदोलन, एम के गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर, अधिक अन्न, जवाहरलाल नेहरू, उपजाओ अधिक अन्न उपजाओ, जवाहरलाल नेहरू, ग्राम सेवा प्रोजेक्ट, विनोबा भावे। कौन सही सुमिलित है? तो बी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर 1948 में शुरू किया गया था। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यह अधिनियम ईयर, सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। कौन सुमिलित नहीं है? देखते हैं कौन सुमिलित नहीं है। ये मतलब राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 नहीं है, तो क्या होगा देखते हैं। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई दमनकारी कानून पारित किया, जिसमें राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908, प्रेस एक्ट 1910, रोलेट एक्ट 1919 आदि प्रमुख अधिनियमों पारित किए गए थे। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सुमिलित नहीं है। आगे देखें। भौतिक संरचना, अपवाद तंत्र, मानव भूगोल। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? जाहिर सी बात है गुजरात है, फिर भी देखते हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो बी ऑप्शन सही होगा, गुजरात। 1214 किलोमीटर है, 1214 किलोमीटर। आगे देखें। निम्नलिखित में कौन सेल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन करता? धारवाड़, गोंडवाना, बिंधन समूह, टर्शियरी समूह। तो कौन सा बी? गोंडवाना समूह। भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच में हुआ था। आगे देखें।
निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। ए अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है, अंडमान निकोबार, जरवा जनजाति। जरवा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। जरवा लोगों की त्वचा का रंग काला एवं कद छोटा होता है। अंडमान निकोबार की अन्य जनजातियाँ ओंगो, सैम्पेन, सेंटली। जिस जगह पर जरवा जनजाति रहती है उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य की कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती तो देखना पड़ेगा। त्रिपुरा से गुजरती, छत्तीसगढ़ से, मणिपुर से, मिजोरम से। तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। आगे देखें कहाँ से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसको ध्यान से पढ़ लें कौन से 8 राज्य हैं। आगे देखें, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। देखें, चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह प्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। आगे देखें, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय काली और सतलज के बीच में होना चाहिए। सिंध और सतलज, काली और तीस्ता, सतलज और काली ये सी, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तो सी सही होना चाहिए। हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख प्रदेशी भागों में बांटा गया है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कहाँ से कहाँ तक है। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सिंध से सतलज। पंजाब हिमालय सिंध से सतलज, बस इतना याद करें। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी, और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी। तो एक बार और याद कर लें कि अगर पंजाब हिमालय पूछता है तो सिंध से सतलज, और कुमाऊं हिमालय सतलज से काली, और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, चंबल, नर्मदा, उपयोग में से कोई नहीं, तो ये माही काटती है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखें, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो किससे होती? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। आगे देखें, भारतीय मानसून का उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती। दक्षिण पश्चिम पवन मानसून द्वारा जून और सितंबर के बीच आता है। थार का रेगिस्तान और आसपास के क्षेत्र उत्तरी और मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग गर्म हो जाते हैं, जिसके चलते मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग चलते कम दबाव वाले क्षेत्र बन जाते हैं। कम दबाव वाले क्षेत्र उत्तरी और मध्य भारतीय क्षेत्र बन जाते हैं। इस प्रकार से जो खाली जगह बन जाती है उसे भरने के लिए हिंद महासागर से हवाएं तेजी से उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं। इस प्रकार हवाएं दक्षिण हिंद महासागर से चलती हैं और उत्तर की ओर बढ़ती हैं। इसलिए इन पवनों को दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करने के कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। जो निम्न धारणा किए रहती हैं, जो नमी धारण किए रहती हैं, जिससे अत्यधिक वर्षा होती है। आगे देखें 28 नंबर क्वेश्चन, नील क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से। तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है। आगे देखें, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? सतलज, झेलम, रावी, ब्यास। किस पे है? बी। तुलबुल परियोजना कश्मीर में बारामूला जिले में झेलम नदी पे है, झेलम पे स्थित। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पे है। परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक
तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। कूट 1 और 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो डी 1 2 3 4 सही है। जितने ऑप्शन दिए सभी सही हैं। आगे देखें, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस देश ने प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, लखनऊ। तो भारत के किस नगर में लगाया गया? तो पानीपत में लगाया गया। उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है? जामनगर, पारादीप, डिगबोई, तातीपाका। तो जामनगर है, ये रिलायंस का है। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, गुरु महिषानी खनिज, ये जस्ता, तलचीर, यूरेनियम, जादूगुड़ा, लॉयस्क, जावर, कोयला। तो कौन सा सही है? सी में देखें, ए का 3 गुरु महिषानी, लॉयस्क, बी का 4 तलचर, कोयला, सी का 2 जादूगुड़ा, यूरेनियम, डी का 1 जावर, जस्ता। जावर कहाँ है? ये राजस्थान में। गुरु महिषानी, लॉयस्क, तलचीर, कोयला, जादूगुड़ा, यूरेनियम, जावर, जस्ता। आगे देखें, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? देखें कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ये होती है ट्रोपोस्फीयर। सी सही है, जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल की लंबवत संरचना में 5 परतें पाई जाती हैं, जो नीचे दिए गए ऊपर क्रमशः इस प्रकार में क्षोभ मंडल होती है, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में। फिर समताप मंडल होती है, फिर ओजोन मंडल होती है, फिर आयन मंडल होती है, ब्रह्मंडल होती है। अतः ऐसे आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश और लॉयस्ट क्षेत्र? कजाकिस्तान, कारागंडा, यूक्रेन, क्रियोव, जर्मनी, नॉर्मंडी, फ्रांस, पिरेनीज। सी नहीं सही है। सी नहीं सही है। देखें, कजाकिस्तान, कारागंडा, यूक्रेन, क्रियोव, फ्रांस, नॉर्मंडी, फ्रांस, पिरेनीज। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? ये लारेन औद्योगिक प्रदेश इटली, रूर प्रदेश जर्मनी, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। तो बी नहीं सही है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी नहीं है। सही सुमेलित है तो ये रूर प्रदेश जर्मनी में ही है, बाकी सब गलत है। आगे देखें, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? जब भी भूगोल को पढ़ें तो एटलस जरूर लें, क्योंकि एटलस से हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एटलस बहुत ज़रूरी है भूगोल के क्वेश्चन को समझने के लिए। आगे देखें, गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया, अंगोला। तो कौन सा नहीं? बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ पे? बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप के पास में, अफ्रीका देश के पास में। देखो, अफ्रीका के पश्चिम तट पर गैबन, लाइबेरिया, अंगोला स्थित है, जबकि बोत्सवाना अफ्रीका के दक्षिण भाग के मध्य में स्थित है। आगे देखें, जनसंख्या में नगरीकरण। आरओ में जनसंख्या नगरीकरण से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोटी से टॉपिक होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो हिमाचल प्रदेश में है। देखें ऑप्शन में, इसमें ए आंध्र प्रदेश, बी हरियाणा, सी मिजोरम, डी वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन डी सही है, वेस्ट बंगाल में। देखें, जनगणना के अनुसार 2000 नगरीकरण राज्य सबसे अधिक किसमें? मिजोरम, गोवा 62.2, मिजोरम 52.1, विकल्प में आंध्र प्रदेश 33.4, हरियाणा 14.9 तथा पश्चिम बंगाल 31। सबसे कम नगरीकरण पश्चिम बंगाल में ऑप्शन के हिसाब से। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में 10%। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2।
म्यांमार, हनोई ये राजधानी पूछ रहा है। कंबोडिया, वियतनाम, नामपेन, लाओस, यंगून। तो यहाँ देखिए म्यांमार का यंगून होगा। कंबोडिया का नामपेन होगा, मतलब ए का 4 होगा, बी का 3 होगा। ए का 4, बी का 3, ये सी सही है। देखिए दो जिसको आता होगा उसको, जिसको एक भी आता होगा पहला वाला क्वेश्चन म्यांमार का यंगून, वो सही कर लेगा। कुछ क्वेश्चन 1 2 से एलिमिनेट हो जाते हैं कि इसमें 3 होना चाहिए। आगे देखें, म्यांमार रंगून या यंगून कह सकते हैं। कंबोडिया नामपेन, वियतनाम हनोई, लाओस वियंतियेन। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नदी शहर, सत अल अरब, वियना, पराग्वे, बसरा, नाइजर, एंशियसन, डेन्यूब, नियासी। देखते हैं, सत अल अरब बसरा शहर नदी किनारे बसा हुआ है, पराग्वे नदी किनारे एंशियसन शहर बसा है, नाइजर नदी का नियामी और डेन्यूब वियना बसा हुआ है, ये राजधानी। आगे देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या शून्य है? तो नागालैंड में होगा। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम वगैरह में जनसंख्या बहुत शून्य है। देख लेते हैं, नागालैंड देखिए, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य, अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। आगे देखें, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? 1901, 1921, 1931, 1941। तो ये जाहिर सी बात है 1921। आगे देखें, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? 1909, 1919, 1935, 1947। तो देखिए ऑप्शन 1935 के द्वारा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की निम्न विशेषताएं थी। जो विशेषताएं थी डिटेल है बहुत ज़्यादा। आगे देखें, निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देखें, नागरिकता भाग 2 सही है, संघराज क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएँ 9(1), निर्वाचन 15। तो बी नहीं सही होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए। आगे देखते हैं, बी नहीं सही है, ये 6 होना चाहिए। आगे देखें, निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अधिकार अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत 17 सही है, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण 23 ये नहीं सही है, ये 22 में है। सी, धर्म की स्वतंत्रता 25, अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण 29। तो कौन सा सही नहीं है? 23 वाला सही नहीं है, ये 22 में दिया हुआ। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी निरोध के विरुद्ध संरक्षण 1922 आर्टिकल 22, धर्म की स्वतंत्रता 19 आर्टिकल 25 और अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29। आगे देखें, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से अभिकथन ए तथा दूसरा कारण है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। देखें, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। देखें, नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों ए तथा आर सही और आर ए की सही व्याख्या है। बी, दोनों ए तथा आर सही है और आर एक का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी, ये सत्य है किंतु आर असत्य है।
तो ऑप्शन ए सही है। कौन सा? कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1773 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। गलत है, LG एम्पे थे। इसमें देखें ऑप्शन क्या है, कूट जो देखना, एक सही है, दो सही, एक दो दोनों सही है, ना एक सही ना दो सही। तो कौन सा सही है? एक सही है केवल। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे थे को उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है क्यों? उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, ये भी दोनों, मतलब उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट दोनों में। तो ऑप्शन कौन सा सही है? देखते हैं, सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन से अक्षम हो। तब अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, राष्ट्रपति निम्न कार्यकारी परिस्थितियों में व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो, या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो, या जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, तब कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता है। तो सी सही है। सी में क्या है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? संस्थान स्थापना, अंतर्राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1963। बी सही है। अंतर्राज्यीय परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो बी सही नहीं है, ये 52 है। आगे देखें, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, 7वीं अनुसूची भाषाएं, 8वीं अनुसूची परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, 9वीं अनुसूची संघराज्य तथा समवर्ती सूची, 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों की विधि मान्यकरण। तो क्या कह रहा है? सही सुमेलित है डी। 7वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूची, 8वीं अनुसूची भाषा है, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। पूरा नहीं दिया, अच्छा यहाँ दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो ऑप्शन डी सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? पंचायतें 9 सुमेलित है, नगर पालिका 9A सुमेलित है, सहकारी समिति 9AB सुमेलित है, अधिकरण 10 नहीं है, 14A है। देखिए, भाग 9 पंचायतें, ये देखो 14 क में है, 14A कह सकते हैं या क कह सकते हैं। अधिकरण कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नहीं सुमेलित है। आगे देखें, हरित बांड के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है।
बी हरित बॉन्डों के सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। ऑप्शन सी हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है। ऑप्शन डी हरित बॉन्ड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। ऑप्शन डी सही है, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सत्य नहीं है। आगे देखें, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। दोस्तों इस पार्ट में हम लोग केवल 52 क्वेश्चन देखेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो इतना पढ़ेंगे कि हम उसको याद भी कर लें। तो ये पहला पार्ट था, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरे पार्ट में, ऐसे 2 पार्ट में कर लेंगे हम इसको। 75 क्वेश्चन में कर लिया करेंगे। तो दोस्तों अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और इसकी व्याख्या ज़रूर पढ़ लें और शेयर भी करते रहें। चैनल आप मोटिवेशन मिलता रहता है तो क्वेश्चन सारे और वीडियो आने में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।